गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम एकदम सामने है, नज़दीक है। इसके लिए आप अब जितने भी मुख्य मुख्य प्रश्न हैं अब उस पर नज़र डालना एकदम आवश्यक है। तो आज की क्लास में मैं इतिहास के में ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो लगभग लगभग आपके परीक्षा में आ चुका है। इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन, क्या कहते हैं कि जितने भी बोर्ड मॉडल प्रश्न हैं उसमें से चुन कर वीवीआई क्वेश्चनों को मैं टॉप 5 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं और ये निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। इसको आप मिस नहीं करेंगे। जितना जल्दी हो सके इस 5 क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। फिर मैं 5-5 करके इसलिए लाता हूं कि 5 थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रहेगा तो बस 1 से 2 बार में आप देखिएगा आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये 5 कंप्लीट कीजिए, फिर मैं 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आइए तो आज के प्रथम क्वेश्चन पर हम नज़र डालते हैं कि इतिहास का ये ज़बरदस्त आइटम, ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो आपके सामने है। प्रथम प्रश्न है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण थे। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये, बहुत वीवीआई प्रश्न। 1848 के फ्रांसीसी के मुख्य कारण क्या थे? और देखिए, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था? गीजो था। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि गीजो कौन था, तो लुई फिलिप का प्रधानमंत्री था। वो एकदम प्रतिक्रियावादी एवं सुधारों का विरोधी था। सुधारवादी दल के नेता थेयर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक भोज का आयोजन किया था। कौन भोज? तो सुधार भोज। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अर्थात वो भोज करने से मना कर दिया। अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी जिसमें अनेक लोग मारे गए। क्रुद्ध जनता ने लुई को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागने को विवश कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण यहीं से शुरू होता है। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि लेनिन का संक्षिप्त परिचय दें। ये अधिकांश 1 या 2 साल रुक कर ये प्रश्न पूछ ही देता है, इसलिए इसे भी अत्यंत वीवीआई प्रश्नों में हम रखेंगे। अब जानिए लेनिन के बारे में। ये लेनिन का जन्म रूस के सीमब्रस्क नामक एक गांव में 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में लेनिन का जन्म हुआ था। आरंभ से ही वह विद्रोही प्रवृत्ति का था। वह साम्यवाद से गहरे रूप से प्रभावित था। उसके नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई। शासना अध्यक्ष बनने के बाद जब वो शासना अध्यक्ष बना तो उसने रूस के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया। उसका एक ही मकसद था कि रूस जितना आगे बढ़ सके, विकास करे, इसी काम में वो अधिक प्रयासरत था। एक नया संविधान लागू किया गया, आंतरिक व्यवस्था स्थापित की गई तथा आर्थिक सामाजिक सुधार भी हुए। 1921 में उसने आर्थिक नीति लागू की। कब? तो 1921 ईस्वी में, जिसे नेप भी कहा जाता है। NEP, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। राष्ट्रीय क्या था ये? राष्ट्रीय आर्थिक नीति। और उसकी मृत्यु कब हो गई? 1924 ईस्वी में। क्लियर? चलिए तो प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए यहाँ 1905 के बंग भंग आंदोलन पूछता है बहुत ज़्यादा कि बंग भंग आंदोलन कब हुए थे? 1905 में। तो 1905 के बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। धागा के स्थान पर अब कपड़ा बनना आरंभ हो गया। कहाँ? भारत में। इससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। पहले केवल धागा बन रहे थे,
लेकिन अब वस्त्र भी बनने लगे। इससे क्या हुआ, वस्त्र उत्पादन में काफ़ी तेजी आई। 1912 तक सूती वस्त्र उत्पादन क्या हो गया, दोगुना हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करें तथा देसी उद्योगों को रियायत न करें। निर्यात में आई कमी की क्षतिपूर्ति के लिए भारतीय उम्मीदों ने सूती मिलों में वस्त्र का उत्पादन बढ़ा दिया। कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योग का भी अब विकास शुरू हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर अत्यंत अधिक प्रभाव पड़ा था। क्लियर। प्रश्न नंबर 4, ये भी बहुत अत्यंत वीवीआई प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। खूनी रविवार क्या है, तो याद रखिएगा 1904-05 के रूसी जापानी युद्ध में रूस की पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। कैसे नहीं पहुंचेगी कि रूस एक विशाल देश और जापान एक छोटा देश, और छोटा सा देश होकर रूस को बुरी तरह हराया था। इससे उसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में धूमिल हुई। 9 जनवरी 1905 जूलियन कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 रविवार के दिन, याद रखिएगा रविवार के दिन हजारों की निहत्थी भीड़ रोटी की मांग करती हुई सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ी। ये सेंट पीटर्सबर्ग क्या है, तो जार का महल था। रूस के शासक को जार कहा जाता था, तो उसके महल का क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग। उसकी ओर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जार की सेना ने जार के इशारे पर जुलूस पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना खूनी रविवार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस दिन रविवार था। इसको लाल रविवार भी कहा जाता है। क्या कहता है, लाल रविवार। याद हो गया ना। चलिए अंतिम प्रश्न हमारा 5वां है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। रेशम मार्ग किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में सबसे प्रमुख व्यापारिक स्थल मार्ग रेशम मार्ग था। सिल्क रूट, कौन रूट, सिल्क रूट उसको कहते हैं। इसे रेशम मार्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसी मार्ग द्वारा चीनी रेशम विभिन्न देशों तक ले जाया जाता था। यह मार्ग चीन से आरंभ होकर मध्य एशिया होते हुए कहाँ तक जाता था, तो यूरोप तक। मध्य एशिया से इसकी एक शाखा भारत के विख्यात उत्तरापथ मार्ग से जुड़ जाती थी। समुद्री रेशम मार्ग द्वारा भी एशिया, यूरोप और अफ्रीका का एक बड़ा भाग व्यापारिक संपर्क बनाए हुए था। चीनी रेशम के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के वस्त्र, मसालों तथा सुगंधित पदार्थ यूरोप ले जाए जाते थे। किस मार्ग द्वारा, रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग एक ऐसा रास्ता था जो कहाँ से चलता था, चीन से आरंभ होकर और यूरोप तक जाता था, मध्य एशिया होते हुए। इससे अनेक देश जुड़े रहते थे। क्लियर। रेशम मार्ग एक व्यापार का मुख्य मार्ग था। क्लियर हो गया। ये टॉप 5 क्वेश्चन है, इसमें से निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास तक शेयर करना न भूलें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।